हेलो बच्चों, आज हम सब भूगोल का पाठ 7 मानवीय अधिवास पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम भारत का देखेंगे और ब्राज़ील का, दोनों का ही देखेंगे। मानवीय अधिवास यानी कि जहाँ पे मानवीय बस्ती ज़्यादा होता है, मानवों का ज़्यादा वास होता है, उसे मानवीय अधिवास कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ये उदाहरण दिया गया है और इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये जो एक्टिविटी है आपको खुद से करनी है। आप जैसे जैसे लेसन जो है पढ़ते चलेंगे, मैं समझाते चलूँगी, वैसी ही चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर आंसर सारा मैंने आपको पहले ही बताया था, हमेशा से बोलते हैं कि आंसर सारा आपके जो भौगोलिक स्पष्टीकरण में रहता है ना, इसी में सारा आंसर जो है यहाँ पे रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने मानवीय अधिवास यानी क्या बताया कि जहाँ पे मानवों का ज़्यादा अधिवास रहता है, यानी कि जहाँ पे मानव ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि भारत में जलवायु में पाई जाने वाली विविधता, पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल, उर्वरता के कारण अधिवासों के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है। ठीक है, यानी क्या है कि जो हर जगह की अलग अलग जलवायु होती है, कहीं पे पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, कम है, भूमि की ढाल, उर्वरता, यानी कि अपने सुविधाओं के अनुसार जो है इंसान मनुष्य वहाँ पे रहता है। यानी कि जहाँ पे उसको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, जहाँ पे उसको लगेगा कि हाँ हम यहाँ पे रह सकते हैं, अपने जीवन जो है अच्छे से चला सकते हैं, ठीक तरीके से रह सकते हैं, तो वहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर है वो उसके लिए क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी पिछले लेसन में जनसंख्या के बारे में बताया था कि जनसंख्या ज़्यादा कहाँ पे होती है, जहाँ पे उनको सारी सुविधाएं जहाँ पे मिलेगी, है ना, जहाँ पे वो ईजिली रह पाएंगे, हर चीज़ों की सुविधा रहेगी, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, और जहाँ पे उनको सुविधाओं का अभाव रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि जनसंख्या हमेशा कम रहता है। तो ठीक यही सारी चीज़ें हैं कि जैसे कि कहीं की जलवायु अलग रहती है, कहीं पे पानी की समस्या की प्रॉब्लम हो सकती है, भूमि की ढाल, उर्वरता, मतलब कोई भी अगर उनको ऐसा लगेगा कि कोई सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है या फिर वहाँ पे वो नहीं रह सकते अपने हिसाब से, तो वहाँ पे वो क्या रहता है, जहाँ पे उनको रहना रहेगा उसके हिसाब से वहाँ पे वो रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आदिवासियों के प्रतिरूप में क्या होती है, विविधता पाई जाती है ना। कहीं पे अधिवास ज़्यादा रहता है, कहीं पे अधिवास कम रहता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं जो मैंने भी आपको बताया, ये सारे फैक्टर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश हो गए, पूर्वी तट हो गए, नर्मदा का मैदान हो गया, विंध्य का मैदान हो गया, भारत के वे प्रदेश जहाँ कृषि की जाती है वहाँ केंद्रीय अधिवास पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने देखो पहले ही बताया था कि ये कृषि, हमारे देश में कृषि ज़्यादा की जाती है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पर निर्भर रहते हैं। तो जहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी, है ना, जैसे नर्मदा का मैदान वगैरह हो गया, विंध्य का मैदान हो गया, तो यहाँ पे क्या है, जो भूमि है वो कृषि के लायक होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे केंद्रीय अधिवास पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे लोगों का अधिवास ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके विपरीत क्या होगा कि जहाँ पे भारत का वन आच्छादित भाग, जहाँ पे वन ज़्यादा होंगे, राजस्थान का पश्चिमी दक्षिणी भाग हो गया, हिमालय का ढाल वाले क्षेत्र हो गया, खंडित तथा उतार चढ़ाव वाले प्रदेशों में क्या होता है, मानवीय अधिवास विरल व बिखरे हुए पाए जाते हैं। यानी कि वहाँ पे मानवीय अधिवास क्या रहेंगे, कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे, क्योंकि वहाँ का जो भी संरचना है या फिर जो भी प्राकृतिक संरचना आप बोल सकते हो, या फिर वहाँ का जो जलवायु है, ठीक है, या फिर यहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है, ठीक है, उतनी उर्वर उपजाऊ भूमि नहीं है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे प्रदेश होते हैं तो वहाँ पे मानवीय अधिवास थोड़ा कम पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कृषि वगैरह कर नहीं सकते, उनको बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो जहाँ पे जो मैदानी प्रदेश रहते हैं, समतल प्रदेश वगैरह रहते हैं, जहाँ पे नदी का किनारा हो, ठीक है ना, और जलवायु उसके अनुकूल हो, तो वहाँ पे मानवीय अधिवास ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे क्या है, मानवीय अधिवास कम है। ठीक है, तो ये हमें करना नहीं है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में देखेंगे। ब्राज़ील में आदिवासियों की जो शुरुआत है यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की थी। ये आदिवासी मुख्य रूप से ब्राज़ील के तटीय प्रदेशों में विकसित हुए हैं। ठीक है, ब्राज़ील के तटीय प्रदेशों में अधिवास क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप, जैसे कि अभी अभी यहाँ का ये ब्राज़ील का मैप देखेंगे तो यहाँ पे जो तटीय प्रदेश है, रियो डी जेनेरो हो गया, साओ पाउलो वगैरह हो गया, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या, मानवीय अधिवास
ज़्यादा है। ठीक है, इन अधिवासियों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए हैं, इन अधिवासियों के विकास के मुख्य कारण है। कारण क्या है, वहाँ पे लोगों का अधिवास ज़्यादा क्यों है, इसके रीजंस क्या है। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि तटीय प्रदेश की सम व आर्द्र जलवायु, जल की प्रचुर आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता है, कृषि योग्य जमीन है, इसके कारण इस प्रदेश में भूमि भले ही कम हो परंतु अधिवास क्या है, यानी कि लोगों की संख्या क्या है, घने है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे साओ पाउलो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यानी क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, सम है, आर्द्र है, जल की भी मात्रा अच्छी है, जल की भी आपूर्ति हो जाती है, संसाधनों की उपलब्धता भी है, कृषि योग्य ज़मीन भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, योग्य है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मानवों का अधिवास क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, साओ पाउलो प्रदेश की ज़मीन क्या है, उर्वर है। ठीक है, तो कहवा के उत्पादन हेतु यह प्रदेश क्या है, उपयुक्त है। कहवा यानी कॉफ़ी के उत्पादन के लिए देश क्या है, काफ़ी उपयुक्त है। इस प्रदेश में खनिज पदार्थों का भी प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है। यहाँ पे विद्युत आपूर्ति भी निर्बाध है, यानी कि बिना बाधा की होती है। मतलब क्या है, अभी वो तटीय प्रदेश है जिसकी वजह से वहाँ पे विद्युत की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। परिवहन की सुविधाएँ भी विकसित है। ठीक है, उपरोक्त सभी कारणों के कारण साओ पाउलो में मानवीय अधिवास क्या हो गया है, केंद्रित हो गया, यानी कि वहाँ पे मानवों का अधिवास क्या है, ज़्यादा है। ये एक कारण भी है। जैसे पूछा गया कि ये साओ पाउलो में मानवीय अधिवास केंद्रित क्यों हो गया, तो ये रीज़न आप दे सकते हो, क्योंकि वहाँ की ज़मीन क्या है, उर्वर है, कहवा के उत्पादन के लिए भी वो प्रदेश उपयुक्त है, खनिज पदार्थों का भी प्रचुर मात्रा में भंडार है, विद्युत आपूर्ति भी हो जाती है। ठीक है, परिवहन की भी सुविधा है, जिसकी वजह से ये मानवीय अधिवास वहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं। ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग में उच्च भूमि का प्रदेश, अवर्षण, ठीक है, अवर्षण यानी कि वर्षा कम होना से ग्रस्त होने का कारण इस भाग में कृषि का मर्यादित विकास हुआ है। अभी ब्राज़ील के कौन सा भाग है, ये उत्तर और पूर्वी भाग में। इस भाग में ग्रामीण अधिवास प्रकीर्ण यानी क्या, बिखरे एवं विरल है, यानी कि वहाँ पे मानवीय अधिवास कम है। क्यों कम है, क्योंकि पहली बात तो उच्च भूमि का प्रदेश है, और दूसरा क्या है, वहाँ पे अवर्षण, वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती नहीं है, जिसकी वजह से वो कृषि करने योग्य जो है ज़मीन उतनी नहीं है, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो है इस भाग में जो ग्रामीण अधिवास है, ठीक है, वो क्या है, बिखरे हो और विरल है। ठीक है, समझ में आया ना, यहाँ पे इस तरफ ये उत्तरी पूर्वी भाग है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग। फिर तटीय प्रदेश से ब्राज़ील के अंदरूनी क्षेत्र यानी अमेजन के मैदान की तरफ हम लोग अगर जाएं तो वहाँ पे मानवीय अधिवास अधिक विरल हो जाते हैं। उसके कारण क्या है, वहाँ पे लोगों की जो संख्या है, यानी कि वहाँ पे जो लोगों का वास है और भी कम हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि यह प्रदेश सघन विषुवत रेखी वनों से व्याप्त है। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा के पास वो आता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मानवीय अधिवास कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ की जलवायु सुस्त मानवीय अधिवासियों के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, जो जलवायु थोड़ी सुस्त है, मतलब मानवीय अधिवासियों लोगों के रहने के लिए वो अनुकूल नहीं है। ठीक है, संसाधनों के भंडारों का शोध लगाने और उपयोग करने में प्राकृतिक रूप से ही मर्यादाएं हैं, यानी कि वहाँ पे संसाधनों का भंडार तो है, लेकिन शोध लगाने यानी कि पता लगाने के लिए वहाँ पे प्राकृतिक रूप से क्या है, हम जल्दी वहाँ पे मुश्किलें होती है। वहाँ पे प्राकृतिक अगर उसकी संरचना देखा जाए तो थोड़ी अलग है। इस भाग में परिवहन की सुविधाएं सीमित रूप में क्या है, विकसित है। परिवहन की सुविधा भी उतनी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे मानवीय अधिवास क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, अभी भारत का नगरीकरण का देखेंगे। अभी ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, बताइए, तो अभी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से ढूंढ के आपको करके मुझे दिखाना है। ठीक है, और जैसा मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि आंसर तो आपका यहाँ पे आ ही जा रहा है, तो जब मैं यहाँ बताती हूँ, स्पष्टीकरण देती हूँ, तो सारा की सारा आंसर अपने यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे भारत में नगरीकरण की गति क्या है, कम है। ठीक है, वर्ष 2011 में भारत की नगरीकरण 31.2% था। ठीक है, विकसित देशों की तुलना में ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ये किसकी बात हो रही है, 2011 में। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ष है, और यहाँ पे क्या है, नगरीकरण कितना परसेंट हुआ, तो यहाँ पे कितना परसेंट बताया गया है, 31.2% 2011 में हुआ। ठीक है,
भले ही ऐसा हो, पर यह देश की नगरीय जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नगरीकरण में शहरों का विस्तार और नए शहरों के उदय की भूमिका क्या है, उल्लेखनीय है। शहरों की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे लोगों को सुख सुविधाएं ज़्यादा मिल रही है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे शहरों का विकास और विस्तार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। भारत में नगरीकरण की स्थिति को देखते हुए उत्तर की तुलना में दक्षिण में नगरीकरण अधिक हुआ है। उत्तर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर भारत का मैप आपने किया है, मानचित्र बनाया हुआ है, तो उत्तर के राज्य कौन कौन से हैं आपको पता है, और दक्षिण के राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर की तुलना में दक्षिण का नगरीकरण क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ। अगर मैं केरल की बात कर लूँ, तमिलनाडु वगैरह की बात कर लूँ, तो वहाँ पे क्या है, नगरीकरण ज़्यादा हुआ है। कहाँ की अपेक्षा, उत्तर की अपेक्षा। गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीकरण हुआ है और वो सबसे नगरीकरण वाला राज्य है। इस राज्य में करीब 62% जनसंख्या नगरों में रहती है। ठीक है, दिल्ली में नगरीकरण 80% से भी अधिक हुआ है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल राज्यों में नगरीकरण क्या हुआ है, अधिक हुआ है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान, इन राज्यों में नगरीकरण कम हुआ है। अभी ये सब क्या है, उत्तर के राज्य हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ है, नगरीकरण कम हुआ है। और अगर आप दक्षिण वगैरह की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या हुआ है, ये नगरीकरण ज़्यादा हुआ है। ठीक है, समझ में आया ना? अभी यहाँ पे देखो बताया भी गया है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखो गोवा, पांडिचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यहाँ सब पे नगरीकरण क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कम। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, ब्राज़ील का नगरीकरण देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तालिका के आधार पर आपको रेखा लेख तैयार करना है। ठीक है, रेखा लेख तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, जैसे यहाँ पे ये बताया गया है, अभी आपने देखा भारत का। ठीक है, तो इस हिसाब से अभी आपको यहाँ पे रेखा लेख तैयार करना है। ठीक है, और फिर इसका आंसर जो है वो करके दिखाना है। अभी आप देखो, इसमें क्या बताया गया कि विकासशील देशों में ब्राज़ील में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है। इस देश की नगरीकरण की प्रक्रिया विलक्षणी है। ब्राज़ील में करीब 86% जनसंख्या शहरी भागों में रहती है। 86% जनसंख्या कहाँ पे रहती है, शहरों में रहती है। सन 1960 से 2000 तक इन 4 दशकों में नगरीकरण की गति क्या थी, अधिक थी, किंतु उसके बाद ब्राज़ील में नगरीकरण की गति क्या होगी, धीमी पड़ गई है। ठीक है, ब्राज़ील में मुख्यतः दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भागों में, जैसे साओ पाउलो हो गया, महानगर और औद्योगिक प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है। इसका रीज़न मैंने अभी बताया था। ठीक है, कि साओ पाउलो में नगरीकरण ज़्यादा क्यों हुआ है, इसलिए देश के केवल कुछ ही भागों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि एवं अधिवासियों का केंद्रीकरण ध्यान में रखते हुए ब्राज़ील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो नीति को प्रोत्साहन दिया है। यानी कि क्या है कि इस देश में केवल कुछ ही हिस्सों में क्या हो रहा है, जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो रही है और अधिवासियों का केंद्रीकरण, यानी कि लोगों की संख्या वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, लोग ज़्यादा अपना वास वहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए ब्राज़ील सरकार ने पश्चिम की ओर चलो वाली नीति अपनाई कि वहाँ पे भी चलो और उसको भी क्या करना है, डेवलप करना है, आगे विकसित करना है। इससे कुछ चुनिंदा भागों में होने वाला नगरीकरण क्या होगा, कम होगा और जनसंख्या का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और बाकी राज्यों में नहीं हो पा रहा है, सिर्फ एक ही राज्य में जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि सिर्फ एक ही जगह पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं होगी और वहाँ पे लोगों पे दबाव नहीं पड़ेगा, ना ही गवर्नमेंट पे दबाव पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जनसंख्या का क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा, जनसंख्या हर जगह फैलेगी और देश में स्थित जनसंख्या वितरण में असमानता कम होगी। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो क्या है कि जहाँ पे लोगों को सुख सुविधा ज़्यादा मिल जाता है, जहाँ पे उनको अपने हिसाब से लगता है सब कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पे लोगों का अधिवास क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। तो ठीक है, तो इसके लिए हमारी सरकार भी सोचती है, सरकार भी कुछ करती है। तो इसी तरह से वहाँ पे ब्राज़ील की सरकार पश्चिम की ओर चलो, ठीक है, ये नीति को प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे नगरीकरण क्या होगा, सिर्फ एक ही भाग में, कुछ ही भाग में नगरीकरण हो रहा है, बाकी भाग में कुछ हो ही नहीं रहा है, डेवलपमेंट विकास कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा, बाकी भाग में भी नगरीकरण होगा और जनसंख्या का क्या होगा, विकेंद्रीकरण होगा। समझ में आ रहा है ना? तो जिससे क्या होगा कि जनसंख्या वितरण में असमानता जो है वो कम होगी। ठीक है, अभी ये भी आपको देखना है और करना है। ये सारी एक्टिविटी आप करते चलो, बुक में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अभी यहाँ पे देखिए ब्राज़ील का मानचित्र यहाँ पर आ गया है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत बताया गया कि कहाँ कहाँ पे जनसंख्या
ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पे जनसंख्या क्या है, कम है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 91 to 100, अभी यहाँ पे जहाँ ज़्यादा पिंक दिख रहा है, अभी मैप वगैरह तो देखने आता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, नगरीकरण क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। जहाँ पे सबसे कम दिख रहा है वहाँ पे नगरीकरण क्या है, सबसे कम है। जैसे यहाँ पे बताया गया है साओ पाउलो हो गया, गोइनास हो गया, ब्रासीलिया हो गया, तो यहाँ पे क्या है, रियो डी जेनेरो हो गया, यहाँ पे ये जनसंख्या क्या है, सॉरी नगरीकरण क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर उससे कम आप देखोगे जहाँ पे है, तो उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, समझ में आ रहा है ना। अभी यहाँ पे देखो, मानचित्र देखने पर यह ध्यान में आता है कि ब्राज़ील की नगरीकरण आंतरिक भागों की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक हुआ है ना। यहाँ पे देखिए हुआ है ना, तटीय भाग है, लेकिन यहाँ पे देखिए नगरीकरण ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, उत्तर की ओर स्थित राज्यों की अपेक्षा, है ना, उत्तर की ओर, यहाँ पे देखिए उत्तर की तरफ जो भी स्थित राज्य है उसकी अपेक्षा, ये देखिए यहाँ पे साओ पाउलो हो गया, गोयास हो गया, रियो डी जनेरो हो गया, राज्यों में नगरीकरण ज़्यादा हुआ है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे नगरीकरण ज़्यादा हुआ है ना, यहाँ ज़्यादा पिंक ऐसे देखने तो आता है ना आप लोगों को। हाँ, तो यहाँ पे नगरीकरण क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और ब्राज़ील की उच्च भूमि का प्रदेश या अमेजन नदी के मैदान, ठीक है, यहाँ पे देखिए जनसंख्या कम होने से नगरीकरण भी क्या हुआ है, कम है। क्या है यहाँ पे देखिए, जनसंख्या क्या है, कम है। ठीक है, और इस प्रदेश में मैनोस नामक बंदरगाह निग्रो एवं इस प्रदेश में मैनोस नामक बंदरगाह निग्रो एवं अमेजन नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए यहाँ नगरीकरण क्या हुआ है, अधिक हुआ है। अभी यहाँ पे क्या है, ये देखिए मैनोस नामक यहाँ पे क्या है, बंदरगाह है, निग्रो अमेजन नदी के संगम पर है, जिसकी वजह से यहाँ पे नगरीकरण क्या हुआ है, अधिक हुआ है। और यहाँ पे पारा और मारहनाओ पियाओ की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, और नगरीकरण कम हुआ है। ठीक है ना, तो इस के द्वारा आप पता कर सकते हो कि कौन कौन से राज्य में ब्राज़ील के नगरीकरण ज़्यादा हुआ है और कौन कौन से राज्य में नगरीकरण कम हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया लेसन बहुत ही सिंपल था, कुछ भी हार्ड नहीं है। और मानवीय अधिवास है तो जैसा कैसा ग्रामीण अधिवास हो गया, ठीक है, और शहरी अधिवास हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है, और भारत का और ब्राज़ील का बताया गया। तो जो भी है एक्टिविटी आप करके मुझे प्लीज़ दिखाते चलो, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, तो एक्टिविटी सारी कंप्लीट होनी चाहिए। ये करके आप मुझे दिखाते चलो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो।